इशरा। अच्छा, तो मैं अब आपकी प्रेजेंटेशन लगा रहा हूँ। जी सर। नेट जीरो कार्बन वाली ना। ये फवाद किस ग्रुप के यस अंदर सर, है? एग्जैक्टली। फवाद ने प्रेजेंटेशन तो नहीं की है। फवाद का नाम कहीं ये नहीं आ सर रहा थर्ड मैं है, ग्रुप महान है का अकेला इसके हूँ। नाम कहीं बाद। नहीं हाँ, है। देखिए, मेरे पास 6 प्रेजेंटेशन है, अब तक 4 हो कर दिया। चुकी। मुझे जरा ये अभी सर स्टार्ट हुआ मैंने है आपसे तो व्हाट्सएप पे बात की थी ना सही कि है। वो सर तो एक मेरे हाँ, पार्टनर है नहीं, मैं अकेले ही दूंगा सर। यार फवाद भाई, जी। मैंने अयाज से कहा था, अयाज ने भी कहा था मैं आयास अकेले हूँ। जी सर। आयास जो है वो बोले कि मैं नहीं आ सकता, मैं आउट ऑफ सिटी हूँ। चलो भाई, ठीक है भाई। तो मतलब आज अब ये आप ही की प्रेजेंटेशन रहेगी ना। देखिए, महान का मुझे नाम कहीं नजर सर मैं नहीं दे आया। दूंगा प्रेजेंटेशन। नायरीन कल कर चुकी है, यार इशरा आपके साथ हैं। तो महान किस ग्रुप के अंदर है? मेरे पास तो 2 प्रेजेंटेशन रह गई हैं सिर्फ। एक सर अयाज वो की कर इसके है देना, बाद और जो एक आपकी है। एक पे रख देना। सही है। इसके बाद सर एक थर्ड ग्रुप रहता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, उस ग्रुप की प्रेजेंटेशन में मेरे पास कोई नहीं है। सर वो आपकी अभी इनसे प्रेजेंटेशन। डिस्कस। मेरे पास सिर्फ जी 6 सर। प्रेजेंटेशन आई थी, जिसमें से 4 हो चुकी हैं, 5वीं आपकी और छठी अयाज की है। 7वें ग्रुप की प्रेजेंटेशन मुझे नहीं मिली है, जिसमें महाम और दूसरे लोग शामिल हैं। अगर जी ये सर, मुझे उस मिल ग्रुप की जाता, प्रेजेंटेशन आनी है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर नहीं है तो कैसे होगी फिर वो आज? चले, अयाज है आज नहीं है? अब सर अयाज तो नहीं है, नहीं लेकिन फवाद ने अपनी बनाई है, फवाद अकेले तो प्रेजेंट करेंगे सर आज। तो भाई फवाद मुझे भेज दें, तो मेरे पास तो अयाज वाली सर, प्रेजेंटेशन आपको व्हाट्सएप पे भेजी हुई थी सर। है। आपने कब भेजी है मुझे? सर मैंने आपको भेजी थी, आपको बताया भी था कि मैं अकेला हूँ। दोबारा भेज दो, अभी दोबारा भेज दो दोबारा अभी भी फवाद भेज भाई। दो अभी दोबारा, मैं मैं भेज। इसको इनकी प्रेजेंटेशन के बाद आपकी लगा देता हूँ। ठीक है, ठीक है दोबारा सर। ठीक भेज है सर। दीजिए। चलिए, आप शुरू कीजिए। और वो महाम वाला ग्रुप कब करेगा? उन्होंने क्यों नहीं वो किया सर अभी मैं तक? ग्रुप अभी तक तो सर कोई आइडिया नहीं है, वैसे छठा ग्रुप उन्हीं का था सर। उन्होंने तो नहीं सो सर भेजा। कैन आई स्टार्ट नाउ? जी बिस्मिल्लाह। Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is most gracious and most merciful, I am thankful to my honorable teacher by whom we have given a chance to speak about our topic. And after that, I am also thankful to you people, my fellows who are listening me and give me their precious time. So now today our topic is about net zero carbon 2050, and we have our these mates Zulfikar Ali, Ishra Meg, and myself Ehsan Khatak. So firstly, Zulfikar Ali will represent the topic and he will start. So Zulfikar, kindly start. ओके। थैंक यू एहसन। अस्सलाम वालेकुम माय रिस्पेक्टेड sir and all my fellows. My portion is the introduction and understanding and importance of net zero carbon by 2050. इसका पहले स्लाइड लाए सर। पहला पार्ट, व्हाट इज नेट जीरो कार्बन। नेट जीरो कार्बन का मतलब क्या है, पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कर दूं इसके हवाले से कि नेट जीरो कार्बन का मकसद ये है कि जो आपका कार्बन एमिशन है उसको हम एक सिलेक्टेड डेट में किस तरह डिटेक्शन कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं, जीरो पे कैसे ला सकते हैं, बैलेंस कैसे कर सकते हैं, तो वो है नेट जीरो कार्बन। तो ये एक टारगेट होता है सर, एक स्पेसिफिक डेट के साथ। हर मुल्क का अलग अलग टारगेट्स हो सकता है। ठीक है सर। नेट जीरो कार्बन रिफर्स टू बैलेंसिंग द अमाउंट ऑफ इमीडिएट ग्रीन हाउस gases with equivalent emission rate or either offset or sequester. This should be primarily achieved through rapid reduction in carbon emission. अब ये टारगेट जब अचीव हो सकती है जब हम कार्बन इमिशन जिसके मतलब जिस वजह से कार्बन इमिशन हो रही है उसका उसका रिडक्शन हम स्टार्ट अप करें। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब इसमें सर डिफरेंट बिटवीन जो है ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है। ग्रॉस का मतलब ये है सर सर जो काइंडली चीज स्लाइड नेक्स्ट मतलब करें। सर
आवाज आ रही है सर मेरी? जी आ रही है। अच्छा, ग्रॉस और नेट में ये फर्क है सर। ग्रॉस का मतलब ये सर, मतलब इमिशन जो भी हो रही है बिफोर एनी डिटेक्शन, कोई डिटेक्शन से पहले जो टोटल जो इमिशन हो रही है वो है ग्रॉस। अकॉर्डिंग टू मैं कार्बन इमिशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, नॉट अकॉर्डिंग टू एनी अकाउंट्स या बिजनेस के हवाले से। तो ग्रॉस का मतलब ये है कि डिटेक्शन, किसी डिटेक्शन से पहले। नेट का मतलब ये है कि आफ्टर एनी डिटेक्शन, मतलब कोई हमने ऐसा इंतजाम किया कि उसके बाद जो है हमने मतलब कितना डिटेक्शन किया, वो है हमारा नेट। और ग्रॉस और नेट में इस तरह आप डिफरेंस ले सकते हैं सर। हाँ ठीक जी। है, और नेक्स्ट स्लाइड, उसके बाद फिर दूसरा नेक्स्ट स्लाइड। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ग्रॉस और नेट, ये अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। बाकी दूसरा आ रहा है ग्रॉस जीरो वर्सेस नेट वर्ल्ड में पॉसिबल इस वजह से नहीं है क्योंकि इंडस्ट्रीज भी हमें चलानी है और पावर प्लांट भी हमें इसको रन अप करना है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम नेट जीरो की तरफ जा सकते हैं। अल्टरनेट सॉल्यूशन हम मतलब यूज करते हुए उसको नेट की तरफ, नेट कार्बन की तरफ हम जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। अच्छा, ये तो हो गया नेट कार्बन के हवाले से। अब क्लाइमेट चेंज के हवाले से, क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है कि अपने माहौलियाती आलूदगी की वजह से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन ज़्यादा हो रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही है। इसके अलावा जो बड़े ममालिक से जैसे चाइना हो गया या अमेरिका हो गया, ये मतलब कार्बन बनाने में सबसे टॉप पे है। तो उसी बेस पे जो है ना सर, दिन ब दिन अपना इमिशन ऑफ कार्बन बढ़ती जा रही है। और उस वजह से और वाटर वेपरेशन की वजह से जो हमारे क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रही है, मतलब हॉटर से हॉटर दिन ब दिन होते जा रहे हैं पूरी वर्ल्ड में, तो वो एक चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए। और इसके अलावा एक रिसर्च भी है इसमें, आप देख सकते हैं कि एवरेज जो टेम्परेचर अभी लास्ट 20 ईयर्स से जो बढ़ चुकी है 1 सेल्सियस हायर देन इन दी प्री इंडस्ट्रियल एरिया एरा, मतलब उससे मतलब इंडस्ट्रियल एरा से पहले, मतलब उससे पहले इतना नहीं था, लेकिन अब 1 सेल्सियस बढ़ चुकी है। और आगे भी अगर इसी तरह कार्बन इमिशन बढ़ती जाएगी तो मे भी पॉसिबल कि 2100 में, मतलब 21,000 में, भाई 21,000 मतलब 21,000 साल में जो है ना 3 से 5 डिग्री और बढ़ सकती है। तो ये पूरी वर्ल्ड के लिए एक चैलेंजेस है। और कुछ ममालिक अपना टारगेट बनाया हुआ है 2050 तक की कार्बन इमिशन को कैसे डिटेक्शन करें, उसको कैसे रिड्यूस करें। तो नेक्स्ट स्लाइड सर। अच्छा, इसमें कॉजेस के हवाले से बताया गया है कि किस वजह से, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट में चेंजेस आ रही है और दिन ब दिन जो है अपना पूरी वर्ल्ड में जो है ना ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रही है। तो इसमें मेन जो कॉसेज आ रहे हैं, एक तो गैसेस का आ रहा है, और इसके साथ जो है वाटर वेपर्स है, H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और मीथेन है CH4। और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा जो इसमें कॉजेज बन रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से पूरे मतलब ग्लोबल वार्मिंग में जो है
इफेक्ट पड़ रही है, ओजोन लेयर पे इफेक्ट पड़ रही है, और सूरज की तपिश दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसका जो ओजोन लेयर की वजह से, उसकी वीकनेस की वजह से, वो वीकनेस किस वजह से हो रहा है? ये एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब इसमें है कि नेट जीरो कार्बन हमें क्यों जरूरी है, मतलब इसको नेट जीरो करने की क्यों क्यों जरूरत पड़ी? जैसे कि हम सब देख सकते हैं, और हमें मतलब जब ओवरऑल इन्वायरमेंट पे हम देखते हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो दिन ब दिन यही मतलब एक इशू बनता जा रहा है कि दिन ब दिन ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है। तो इस वजह से हमें इस टारगेट को अचीव करने के लिए जिस तरह से भी हो कि कंट्री लेवल पे इस पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि जितना हो सके उसका डिटेक्शन हो जाए, और जो ह्यूमन लाइफ है उसको इजी से इजी मतलब बनाया जाए। तो इसके लिए ये नेट ज़ीरो कार्बन का जो टारगेट है वो हर मुल्क के लिए होना ज़रूरी है, मतलब हर मुल्क का ये टारगेट होना चाहिए, जैसे कि अमेरिका हो या चाइना हो या इंडिया हो। ये टॉप लेवल के जो तीन चार मतलब ममालिक हैं जो कार्बन एमिशन में मतलब बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, जो कि गुड नहीं है, बेहतर नहीं है मतलब ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से। नेक्स्ट स्लाइड सर। अच्छा सर, इसमें जो है ना ये एक टेबल है, इसमें मुख्तलिफ ममालिक हैं। सबसे टॉप पे जो मुल्क है वो है सूरीनेम और भूटान, जिन्होंने ऑलरेडी मतलब ये टारगेट अचीव कर चुका है। और जो कुछ ममालिक से जिन्होंने ये टारगेट जो है ना अपने कानून में डाला हुआ है, जैसे कि स्वीडन है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है, हंगरी है, और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन है। प्रपोजल दिया हुआ है उन्होंने इसके लिए, ताकि उसके कानून में आ जाए। और कुछ और ममालिक है जो अपने पॉलिसीज बना रहे हैं कि इस इशू के हवाले से कोई प्रॉपर सलूशन निकाले और आगे हल करे। इसमें फिनलैंड आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया हूँ सर मैं, ठीक है सर, टेबल के दूसरे स्लाइड पे आ गया हूँ। सॉरी, मैंने मुझे बताना भूल गया मैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो ये भी कुछ ममालिक है जो ग्रीन में येलो में जो आ रहा है ना सर, कलर येलो कलर में जो, तो ये भी कुछ ममालिक हैं जो अपने पॉलिसीज में ये रखेंगे, ताकि ये भी अपना कंट्रीब्यूशन, ये ममालिक भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये ऐसे ममालिक है जो अभी डिस्कशन चल रही है, उनमें जैसे कि कौन कौन से है सर, नज़र भी सही से नहीं आ रहा। मडागास्कर और जीनिया, टोगो, ये ऐसे ममालिक है जो मतलब उनमें जो है डिस्कशन चल रही है इस इशू पे। ठीक है सर जी। और ये कंटिन्यूटी चल रही है, और ये टेबल एंड हो गया सर। नो, आई वुड लाइक टू इनवाइट माय को फ्रेंड, को ग्रुप, मिस्टर एंड क्लास Yes, yes. CR, Mr. Thank Ehsan you. Khattak, to present Thank you. his part. Thank you Thank you sir. so much. ओके सर, जैसे जुल्फ़िकार भाई ने बताया डिफरेंट कंट्रीज के हवाले से कि भाई वो अपने टारगेट में ला रहे हैं ये चीज़ें, और कुछ कंट्रीज की डिस्कशन चल रही है कि वो इसको अपने लॉ में लाए और वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में नेट जीरो कार्बन को अचीव करें। सो काइंडली सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
अच्छा सर, जैसे जुल्फिकार भाई ने कहा कि भाई इंडस्ट्रियल एरा से पहले जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर था वो जो है ना अभी 1 डिग्री सेल्सियस जो है ना ऑलमोस्ट बढ़ चुका है, जो कि इस बात की जो है ना खतरात लाक है कि आज से 80 साल बाद यानी 2100 की जब हम बात करें अगर, तो उसमें ये हो कि ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो है ना बढ़ चुका हो। सो इस बात से बचने के लिए तमाम कंट्रीज अब इसके लिए वर्क कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग के इशू से, चैलेंजेस से बचने के लिए, और कोशिश यही करेंगे कि भाई वो विद इन 2 डिग्री सेल्सियस जो है ना रखे ये आने वाले 80 सालों तक। यानी आने वाले जो 80 साल है, 2100 की मैं बात कर रहा हूँ, कि इससे ज्यादा इंक्रीज जो है ना हो, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग के जो भी चैलेंजेस है इसको अब पूरी दुनिया अब सीरियस ले रही है, और बहुत सारे कंट्रीज अपने लॉ में ये चीज ला चुके हैं कि विद इन टाइम पीरियड कोई आज से 30-35 साल बाद 2045-2050 तक ये टारगेट अचीव करें। काइंडली सर स्लाइड नेक्स्ट करें। अच्छा, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द कंट्रीज जो अपने लॉ में ये चीज ला रहे हैं और विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड वो नेट जीरो कार्बन को अचीव करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, सबसे पहले हम स्वीडन की बात करेंगे। इन्होंने जून 2017 में ही इस बात को जो है ना अपने उसमें रखा कि भाई हम अपने लॉ में रख लेते हैं कि 2045 तक हम जो है ना नेट जीरो को अचीव करें, और ये जितने भी इनके प्लांट्स है वो कार्बन इमिशन हो रही है उसको जो है ना 85% तक कम करे, जो 1990 का इनके लेवल था। सो अभी ये इस पे ही कोशिश कर रहे हैं, और स्वीडन वो वाहिद मुल्क है जो सबसे पहले इस बात को जो है ना अपने लॉ में ला चुका है कि भाई हमने 2045 तक नेट जीरो कार्बन को अचीव करना है, ताकि ग्लोबल वार्मिंग के जो भी चैलेंजेस है उसको जो है ना हम फेस कर सके और उसके लिए एक अच्छा सा हल निकाले। तो स्वीडन वो कंट्री है जिन्होंने सबसे पहले इस चीज को अपने लॉ में इन्फोर्स किया, और ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं। काइंडली सर नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने 2019 पे अपना टारगेट रखा, अपने लॉ में ये चीज लाई कि भाई 2050 तक यानी आज से कोई 30 साल बाद ये जो है ना 2050 तक नेट जीरो कार्बन को अचीव करे। ये G7 की पहली कंट्री थी जिन्होंने इस बात को अपने लॉ में लाया, और जितने भी कार्बन एमिशन है इन्होंने ये बात ला की कि भाई हमारी जो अभी नेक्स्ट 10 ईयर का एरा है यानी 2030 तक हम 80% तक लाए, और लास्ट 10 ईयर्स में ये 29% तक लाए हैं, जो कि 354 मिलियन टन ओवर द पास्ट 10 ईयर, यानी इतने लास्ट 10 ईयर में ये इतने कम कर चुके हैं, और आगे भी अब वो मजीद कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम अपना टारगेट अचीव करें, यूनाइटेड किंगडम अपना टारगेट अचीव करे 2050 तक कि वो नेट जीरो कार्बन पे आए। काइंडली सर नेक्स्ट स्लाइड। हेलो, ये हम फ्रांस पे डिफरेंट आते हैं। कंट्रीज का पढ़ रहे हैं कि भाई, जी जी सर, जी सर, थैंक यू। ये हम डिफरेंट कंट्रीज का पढ़ रहे हैं कि भाई उन्होंने कब तक जो है ना अपना टारगेट रखा है, और वो उसके लिए क्या करने जा रहे हैं, और क्या उनका टारगेट है 10 ईयर के बाद, 20 ईयर के बाद, 30 ईयर के बाद। अच्छा, यूके के अनाउंसमेंट के बाद ही 2019 जून में फ्रांस ने भी भाई अपने लेजिस्लेशन में ये चीज लाई कि भाई नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे हम आते हैं कि इसको हम 2050 में कवर अप कर सके, और उन्होंने टारगेट एक रखा कि भाई 30 से 40% तक जो भी फॉसिल फ्यूल से एमिशन है इनको हम जो है ना कवर कर सके, यानी गेट कर सके कि हम इसको 30 से 40% कम कर सके 2030 तक। और इन्होंने भाई ये अभी तक ज्यादातर जो है ना न्यूक्लियर एनर्जी पे वो रिलाय कर रहे थे, और इन्होंने भाई यही बात का वो किया था ये कि हम हाइड्रोकार्बन उसकी तरफ जाए, हाइड्रोजन यानी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाए, और डैम्स वगैरह बनाए जिससे जो है ना हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, और इस टारगेट को हम अचीव करें कि जो हमने अपने लॉ में रखा है, लेजिस्लेशन में जो चीज हमने रखी है कि विद इन 30 ईयर्स यानी 2050 तक हम नेट जीरो कार्बन को अचीव करें। तो इसके लिए अब इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, और ये अपने जो है ना इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो की तरफ लेके जाएंगे, जो कि अभी ये लोग न्यूक्लियर की तरफ हैं। जी सर नेक्स्ट। और ये कोल प्लांट भी अपने जो है ना 2022 तक खत्म कर देंगे।
अच्छा, डेनमार्क की अगर हम बात करें तो डेनमार्क ने भी 2019 जून में यानी इन्हीं के फौरन बाद अपने लॉ में ये चीज लाई कि विद इन 30 इयर्स यानी 2050 की हम बात कर रहे हैं, ये 3 कंट्रीज की। जस्ट पहली जो इस कंट्री का हमने पढ़ा उन्होंने 2045 का कहा है, बाकी इन्होंने 2050 का कहा है कि हम जो है ना 2030 तक हमारी जितनी भी एमिशंस है फॉसिल फ्यूल से वो हम 40% तक बिलो करें, यानी जो इनके 1990s के जो लेवल थे इससे एटलीस्ट जो है ना हम कम करें इस चीज को। और ये अपना वो जो भी इनके यानी विंड पावर की तरफ ये अब जाएंगे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी अगर ये प्रोड्यूस करे तो ये विंड पावर से प्रोड्यूस करे, और ये अभी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पूरी दुनिया अब इस चीज की कोशिश करेगी कि जिनके कोल के प्लांट से वो उसको खत्म करे विद इन टाइम पीरियड और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाए। तो तमाम कंट्रीज की यही कोशिश है कि वो अपने 10 साल का टारगेट रखे और 10 साल के टारगेट में वो अपने टारगेट को अचीव करे। काइंडली नेक्स्ट स्लाइड सर। अच्छा, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड ने भी नवंबर 2019 यानी 2019 में अपना टारगेट रखा 2050 का। और न्यूजीलैंड ने भी जो है ना क्लाइमेट चेंज को सीरियस लेते हुए इन्होंने भी अपना एक टाइम पीरियड रखा स्पेसिफिक कि हम जो है ना कार्बन एमिशन को कम से कम करें और हम भी जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाए। और ये मुल्क जो है 2017 से भी अपना 10% ये बिलो कर चुके और 2030 तक इनकी कोशिश है कि हम 24% से 47% तक अपनी कार्बन एमिशन कम करें। इसके लिए इन्होंने अपने प्लान बनाया कि हमने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है। सो न्यूजीलैंड में जैसे आइसलैंड वगैरह है वहाँ पे, सो ये लोग भी हाइड्रो की तरफ जाएंगे और जो भी इनके कोल पावर प्लांट है वो इनको खत्म करने की ये कोशिश कर रहे हैं न्यूजीलैंड। काइंडली नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, हंगरी उसके बाद यानी लास्ट ईयर जून 2020 में इन्होंने भी अपना यानी फ्रांस के बाद इन्होंने भी अपना जो है ना 2050 का वो रखा टारगेट कि भाई हमने 2050 तक इस पे कंट्रोल पा लेना है। इन्होंने इस बात का वो किया कि भाई आज से 10 साल बाद हम जो 1990 का हमारा दौर था उसमें जो एमिशन हो रही थी उससे भी जो है ना हम उसको गेन करें और उस 40% हम इस चीज को 10 सालों में गेन करें। सो फिर विद इन 20 ईयर्स यानी बाद 2050 तक हम इसको 100% अगर कवर करते हैं तो हमारे वही टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। और जो 90s के दौर का इनका वो था कार्बन एमिशन थी यानी जो इनका टेम्परेचर था जितने सेल्सियस उसी पे हम आएंगे। जैसे हमने पहले ही बात की कि डिफरेंट कंट्रीज कोशिश कर रहे हैं कि 90s के एरे का जिसको हम 1950 का वो एरा जिसको हम प्री इंडस्ट्रियल एरा कहते हैं, ये वो एरा था जहाँ जिस टाइम 3.8 हमारा जो है ना टेम्परेचर था अर्थ का। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई ज्यादा न बढ़े तो आज से 80 साल बाद हम 2 डिग्री पे अगर रहे यानी विद इन 15 भी रहे 200 सेल्सियस के अंदर अंदर रहे तो हमारे लिए बेहतर होगा, न कि 3 से 5 के दरमियान जाए सेल्सियस, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के चैलेंजेस ऑलरेडी सब कंट्रीज सीरियस ले चुके हैं। काइंडली सर नेक्स्ट। हेलो। अच्छा, चाइना जो जैसे कि सर पहले ही बता चुके हैं कि भाई चाइना इंडिया अमेरिका ये सबसे ज्यादा जो है ना कार्बन एमिटर है यानी कार्बन एमिशन इन कंट्रीज में ज्यादा होती है। जैसे हमें पता है कि चाइना में ज्यादातर कोल पावर प्लांट यूज करते हैं। सो चाइना ने पहली दफा एक मीडिया के सामने सितंबर 2020 में इस बात की यकीन दहानी कराई कि हम अपने लॉ में ये चीज इम्प्लीमेंट करा रहे हैं कि 40 साल बाद यानी 2060 में हम नेट जीरो कार्बन को अचीव करें। और इन्होंने भी दूसरे कंट्रीज की तरह 10-10 साल का अपना टारगेट रखा कि भाई हम इस चीज को अचीव करेंगे। ये भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं और इनकी कोशिश है कि 2035 या 2040 तक ये कोल पावर प्लांट को जो है ना बंद करे और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं। सो इन्होंने भी इस बात की जो है ना यकीन दहानी कराई, क्योंकि चाइना वाहिद वो मुल्क था अभी भी वो है जो कार्बन इमिशन बहुत ज्यादा है। जैसे हमने बीजिंग की वो मिसाल सर ने दी थी कि भाई वहाँ पे कार्बन
जो एमिशन हो रही है उसको डिटेक्टर उसको लगे जो उसको डिटेक्ट कर रहे हैं यानी गेन कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा कार्बन की वजह से पोल्यूशन हो गई कि वहां पे एक ओजोन लेयर डिस्टर्ब है और एक कार्बन की एक लेयर बनी है। सो इस चीज को अभी चाइना ने भी सीरियस लिया है, और चाइना भी जो है ना इस बात की यकीन दहानी करा रहा है कि 2060 में इंशाल्लाह दे विल गेट नेट जीरो कार्बन टारगेट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, जितने भी हम एशियन कंट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं ये बात हम ज़हन में रखें कि इन्होंने जो है ना कोल की इनकी बहुत ज़्यादा वो है एक्टिविटी है। तो ये कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं जिससे जो है ना एमिशन ज़्यादा थी। तो अगर ये कोशिश करें ये रिन्यूएबल एनर्जी पे जाए तो इंशाल्लाह नेट जीरो कार्बन पूरी दुनिया में हम अचीव कर लेंगे। साउथ कोरिया ने बिल्कुल जापान के फौरन ही बाद इन्होंने भी इस बात की जो है ना तैयार कर दी अक्टूबर 2020 में कि हमने भी जो है ना नेट जीरो कार्बन को अचीव करना है, और कोल प्लांट को हमने भी जो है ना विद इन 10 to 20 ईयर हमने बिल्कुल बंद कर देना है, और हमने 2050 तक ये अपना टारगेट अचीव कर देना है। इन्होंने भी अपना 10 साल का वो रखा टारगेट कि हमने किसी तरह कम करना है। जापान ये इस बात की यकीन दहानी करा चुका है कि विद इन 15-20 ईयर दे विल गेट 40% नेट जीरो कार्बन वो। और इनका जो मेन वो है वो यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं और हाइडल की ये कोशिश में लगे। जैसे चाइना सबसे बड़ा एक हाइडल चाइना और ब्राजील डैम बना चुका है, इसी तरह अब साउथ कोरिया और जापान की भी यही कोशिश है कि भाई हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं और नेट जीरो कार्बन को हम टारगेट को अचीव कर सके। काइंडली नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, जापान जैसे मैंने कहा है कि भाई इन्होंने अक्टूबर यानी इनसे कोई कुछ दिन पहले कोरिया से इन्होंने इस बात की जब यकीन दहानी कराई और ये चीज़ें अपने लॉ लेजिस्लेशन में लाए कि भाई हमने 2050 तक अपने ये टारगेट ग्रीन हाउस एमिशन का जो है ना ये हमने वो करना है 80% डिटेक्ट करना है। तो उसके बाद ही जो है ना साउथ कोरिया ने भी इस बात का वो किया कि भाई हम भी गेट करें इस चीज़ को। ये इनके ज़्यादातर कोल गैस और ऑयल पे अभी ये कंट्री ज़्यादातर चल रही है, लेकिन इन्होंने कोशिश किया है कि भाई हम रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हम अपने इस टारगेट को अचीव कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So now it's end from my side. Now I would like to invite Ms. Ishra. Kindly continue from here. Thank you so much. Assalamu alaikum to all students and respected teacher. I am continuing from steps to achieve the goal of net zero carbon by 2050. Next, sir. Next slide, sir. So, net zero कार्बन एमिशंस 2050 अचीव करने के लिए बहुत काफी स्टेप्स हैं जो हम सब जानते हैं और वो हम ले सकते हैं। रिडक्शन, रिसाइकल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इन सब स्टेप्स को फॉलो करके हम रिडक्शन कर अपना अचीव कर सकते हैं नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो गोल है 2050 तक। नेक्स्ट सर। सो सोर्सेज को, अगर कार्बन एमिशन के सोर्सेज को हम रिड्यूस कर दें तो हम नेट जीरो कार्बन 50 का जो हमारा गोल है वो अचीव कर सकते हैं। कुछ डेटा है जिसमें पर पर्सन पर ईयर इन टन्स रिडक्शन बता रहे हैं। अगर हम अडॉप्ट कर लें इन मेथड्स को, लिव कार फ्री, तो हम 2.04 पर ईयर पर टन कार्बन रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह ये डिफरेंट मेथड्स है जो फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ही जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट सर। सो यूएस इंस्टीट्यूट है ये, MIT, इन्होंने डेवलप किया है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल का एक मेथड। और इस प्रोसेस की आपके पास 9 मिनट है खत्म करने के लिए, ठीक है ना? ये जूम का टाइम खत्म हो रहा है, 9 मिनट में आपने। ठीक है सर, ठीक है सर। जी सर। और ये प्रोसेस की खास बात ये है, जी सर कंटिन्यू करें। इस प्रोसेस की खास बात ये है कि ये किसी भी कंसंट्रेशन पे काम कर सकता है, फ्रॉम पावर प्लांट एमिशन टू ओपन एयर। This technique based on passing air through a stack of charged electrochemical plates. Next, sir. ये वो डिवाइस है और ये
ऑपरेट करती है, पैरेलल ऑपरेट करती है ये। और इस डिवाइस में जो है इसके कंपोनेंट्स ये हैं कि दो रेक्टेंगुलर स्टैक्स हैं, ईच रेक्टेंगुलर स्टैक्स कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जिसके अंदर पाइपलाइन एयर फीड इंसर्ट की जाती है, और फिर एड्सॉर्बेंट हैं, एड्सॉर्बेंट कार्बन डाइऑक्साइड को एड्सॉर्ब करते हैं और फिर वो नेक्स्ट स्टैक में पास करती है और फिर वो स्टोरेज के लिए चली जाती है। नेक्स्ट सर, ये वर्किंग मैं बता चुकी। नेक्स्ट, इस डिवाइस का एडवांटेज यही है कि ये लेस एनर्जी इंटेंसिव है, क्योंकि ये डिवाइस बजाते खुद एक बैटरी है, जो और डिवाइसेस कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के बाद रिमूवल के लिए उन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी, टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है। इस डिवाइस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चार्ज और डिस्चार्ज होती है, तो डिस्चार्ज होने में इसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल हो जाता है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाते हैं और वो इनलेट स्ट्रीम में कैरी करके स्टोर कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट, ये दूसरी डिवाइस है, स्विस कंपनी क्लाइमवर्क्स, उसने भी एक कार्बन कैप्चर की डिवाइस बनाई है। इट कंसिस्ट ऑफ फैंस एंड फिल्टर्स। नेक्स्ट, सो इसका भी सेंट्रल आइडिया इज टू इंजेक्ट द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू बेसाल्ट रॉक। ये मिनरलाइजेशन करते हैं और आइलैंड में अब काफी साल से जो है ऑलरेडी मिनरलाइज कर चुके हैं 50 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, और इस पे अभी वर्क हो रहा है, क्योंकि ये हाई कॉस्ट है इसकी, $500 to $600 है, तब इसको $100 पर लाने के लिए कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट, कुछ स्टेप्स हैं नेट जीरो कार्बन अचीव करने के लिए जो हम ले सकते हैं, इनको मैं डिटेल में आगे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट, रिन्यूएबल एनर्जी पर आ जाए अगर, तो हम जो है ग्रीन हाउस गैसेस भी रिड्यूस कर सकते हैं और डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल्स जो है इसको भी हम रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे। नेक्स्ट, कोल एलिमिनेट कर दें, ये दूसरा स्टेप है। नेक्स्ट, मेंटेन करंट नेचुरल गैस जनरेटिंग कैपेसिटी फॉर रिलायबिलिटी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर से ऑलरेडी वर्क किया जा रहा है, बैटरी इलेक्ट्रिक कार पर आ गए हैं, तो फॉसिल फ्यूल की ऑलरेडी रिडक्शन हो रही है। डोमेस्टिक पर रह जाते हैं, उसको मेंटेन करना और फिर एलिमिनेट करना बात की बात है। नेक्स्ट, सो इंक्रीज जीरो एमिशन व्हीकल सेल्स शेयर टू 50%। नेक्स्ट, सेल शेयर बिल्डिंग हीट पंप्स इंस्टॉलेशंस को इंक्रीज कर दिया जाए बिल्डिंग्स में, ये भी एक स्टेप है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिडक्शन का। नेक्स्ट, all new buildings and appliances meet strict energy efficiency goals। लॉस एंजलिस का कुछ डेटा मिला है जिसके अकॉर्डिंग 112 मिलियन टन ऑफ कार्बन जो है वो एलिमिनेट की जा सकती है अगर इस बिल्डिंग प्लान्स पर वर्क किया जाए एनर्जी एफिशिएंसी गोल्स पर। बिल्डिंग ओनर्स, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स, इन सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, देन दे कैन वर्क टू एलिमिनेट बाय 2050। नेक्स्ट, तो फंस गई है यहाँ पे। इसके बाद हैं कुछ स्लाइड्स? यस सर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जैसे जो मैं डिस्कस कर चुकी, काफी कंट्रीज वर्क करें, सो इस पर और वर्क किया जाए ताकि इसको एनर्जी एफिशिएंट बनाया जा सके। नेक्स्ट, बिल्डिंग इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड पाइपलाइंस फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, we recycle bottle cans and newspaper, why not carbon dioxide? ICIQ एक स्पेनिश इंस्टीट्यूट है, ये कैटलिस्ट डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं जो हेल्पफुल होगा कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए।
डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट वैल्यूएबल सब्सटेंस में, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह और डिफरेंट हाइड्रोफ्यूल्स जो है वो बनाने के लिए अभी इस पर जो है काम किया जा रहा है. नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड to net zero carbon by 2050. Government priorities must be reordered. Protecting the planet must become the first duty of all decision makers. We have to agree how much carbon we can emit within the limits of what the planet can bear. Public awareness is mandatory. Technological advancement have made it easier and more lucrative for businesses to prioritize reducing carbon emissions. Next. Last but not the least, plant more trees. हम प्लांटेशन करना जो है एक लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जो 20 इयर्स 15 इयर्स लगेगा जब जाके एक प्लांट मैच्योर होगा. सो हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को जो है जल्द जल्द इम्प्रूव करने की जरूरत है, ताकि कार्बन को एलिमिनेट, एनवायरनमेंट से कार्बन को जल्द से जल्द एलिमिनेट किया जा सके to achieve a goal of net zero emission 2050. Next. Thank you so much for your valuable time. Any question? क्वेश्चन तो मेरे बहुत सारे थे, लेकिन देखिए ये होता है प्रेजेंटेशन के जो बुनियादी उसूल हैं, जब आप उनको वायलेट करते हैं ना तो आपको प्रॉब्लम आती है. आपकी प्रेजेंटेशन को अगर मैं देखूं ना तो ये 10 आउट ऑफ 10 वाली प्रेजेंटेशन है. जितनी अच्छी आपने बनाई है, जो डाटा इसके अंदर डाला है, सब कुछ किया है. प्रॉब्लम ये हुई है कि आपके ओपनिंग बैट्समैन ने जो गलती की है, जुल्फिकार साहब, ये चीज याद रखिएगा कि आपको अपना मकसद बताना है, अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, लोगों को अपनी अंग्रेजी से मुतासिर नहीं करना है. उसकी वजह से आपने ज्यादा टाइम कंज्यूम किया है, जिसका इम्पैक्ट जो है एहसन पे और सबसे ज्यादा इशरा पे आया है कि वो बेचारी नेक्स्ट 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 करके जो चीजें वो बता सकती थी वो भी नहीं बता सकती. इसकी टाइमिंग की जाती है कि अगर हमने 30 मिनट में खत्म करना है, 10 मिनट के अंदर जो पोर्शन आपके पास है आप उसको खत्म करके नेक्स्ट को दें. ये रिले रेस की तरह होता है. 100 मीटर की, 400 मीटर की जो होती है, उसमें अगर एक भी प्लेयर अपनी स्पीड नहीं दिखाएगा, पूरी टीम जो है वो रह जाती है, पीछे रह जाती है. तो आप काइंडली जरा इस चीज के ऊपर अपने काम करें, अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर. खुदा के वास्ते मैं हर एक को ये बात कहता हूँ कि मैं आपकी अंग्रेजी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, कितनी अच्छी बोलें कितनी बुरी बोलें, मकसद ये है कि अपनी बात को आप समझा सकें. आपने आने वाले दोनों खिलाड़ियों को खराब कर दिया. क्योंकि मुझे आई फील सॉरी फॉर इशरा कि जितनी तेजी से उसने की है, बहुत सारी बातें बता सकती थी. आई एम श्योर कि उन्होंने स्टडी भी की हुई होगी. ये टाइम मैनेजमेंट जो खराब हुई है ना आपकी, इसकी वजह से ये हुआ. ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन को मैं जाहिर है कि 10 में से 10 नंबर नहीं दे सकता, 9 नंबर दे रहा हूँ. आपको मैं 8 नंबर दे रहा हूँ, इसलिए कि यू वेस्टेड टाइम फॉर द अदर्स टू एंड द अदर टू विल गेट 9 नंबर. तो आपके 17 होंगे जुल्फिकार साहब, और बाकी दोनों पार्टनर्स के आपके 18 मार्क्स होंगे. 1 मिनट रह गया है. मुझे एक बात बता दीजिए कि अभी ईशा के अंदर कुछ टाइम है, तो मैं जैसे ये वीडियो सेव होती है मैं वापस आ जाता हूँ. और जी सर, रह गई फवाद सर वो करके फिर डायरेक्ट इसलिए, बिल्कुल सर, डायरेक्ट इसलिए करें क्योंकि एक ही लड़का है, 10-12 मिनट में ये कंप्लीट कर लेगा. नहीं सर, हमारी भी रहे. तो फिर आपकी 4th सेशन होगी सर. नेक्स्ट में कर ले सर, हमारी भी छोटी सी है.